हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, जो कि 1919 से शुरू हुआ था, 1947 तक चला था। आज ये इस टॉपिक की क्लास 5 की वीडियो है। जो स्टूडेंट रीट भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जो रीट लेवल 2 SST के अंदर है, तो उनके सिलेबस के अंदर आपको ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो उनका सिलेबस। उनके सिलेबस के अंदर एक यूनिट है मध्यकाल एवं आधुनिक काल, और इसके अंदर एक टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1919 से 1947। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1919 से 1947। आज हम इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और आज इसकी क्लास नंबर 5 की ये वीडियो रहने वाली है और ख़ासतौर से रीट भर्ती परीक्षा को टारगेट किया हुआ है। इसके अलावा जो स्टूडेंट SSC की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा जो स्टूडेंट IS प्री RS प्री की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके भी ये टॉपिक बेहतरीन टॉपिक है। ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उनके सिलेबस के अंदर दिया हुआ है ये, तो ये स्टूडेंट भी इसको अच्छे से देख सकते हैं। उनके एग्ज़ाम पेपर में इससे रिलेटेड पर्सन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास नंबर 5 की ये वीडियो। आज की वीडियो में देखते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहने वाला है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, और आज इसकी ये क्लास नंबर 5 की वीडियो है। इससे पहले हमने क्लास 1 में गांधी युग को पढ़ा था, क्लास 2 जो की थी उसमें रोल्ट एक्ट को, उसके अलावा रोल्ट एक्ट के अलावा जलियांवाला बाग हत्याकांड को, और उसके अलावा खिलाफत आंदोलन को पढ़ा था। वीडियो नंबर 3 में हमने असहयोग आंदोलन, उसकी असफलता, उसके महत्व को पढ़ा था। वीडियो नंबर जो 4 है, वीडियो नंबर 4 के अंदर हमने स्वराज्य दल को पढ़ा था। और आज वीडियो नंबर 5 है और जिसके अंदर हम पढ़ेंगे साइमन कमीशन को। और ये टॉपिक जितने भी हम पढ़ रहे हैं इसी लेसन के सारे टॉपिक हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1919 से 1947। तो जितने भी टॉपिक पढ़ रहे हैं इसी लेसन के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज का जो टॉपिक है साइमन कमीशन के बारे में। देखिए, साइमन कमीशन की नियुक्ति से पहले बात है 1919 के जो सुधार अधिनियम आए थे वो 1921 में लागू किए गए थे। 1919 के जो सुधार अधिनियम आए थे वो 1921 में लागू किए गए थे और इन अधिनियम में ये मतलब स्पष्ट रूप से व्याख्या की गई थी कि 10 वर्ष बाद हम जांच करेंगे कि इस 1919 के सुधार अधिनियम का कोई फ़ायदा मिला है या नहीं मिला। यानी प्रगति जो रिपोर्ट थी वो 10 वर्ष बाद चेक करनी थी और 10 वर्ष बाद नया आयोग कमीशन गठित करना था। मतलब 1921 में लागू हुआ तो नया आयोग 1931 में गठित होना चाहिए था, और ज़्यादा भी जल्दी करें तो चलो 1919 में बना था, 1929 में गठित होना चाहिए था। लेकिन साइमन कमीशन को 1927 में ही लेके आ जाते हैं। तो 1927 में इतनी जल्दी क्या थी, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। 1919 के अधिनियम के अनुसार 10 वर्ष बाद भारत में उत्तरदायी सरकार की प्रगति की जांच के लिए एक आयोग की नियुक्ति करने की व्यवस्था थी। मतलब 10 साल का टाइम लगना चाहिए था। और ये जो सुधार अधिनियम जो 1919 वाले वो 1921 में लागू किए गए थे। इसलिए अगर कमीशन की नियुक्ति होनी चाहिए थी तो वो होनी चाहिए थी 1931 में, और अगर ज़्यादा ही जल्दी थी तो उसे नियुक्त करना चाहिए था 1929 में, क्योंकि 10 साल इधर से ले सकते हो। 1919 में आए तो 1929, अगर 21 में लागू हुए तो 10 साल 31 में। लेकिन ये दिनांक है, हम बात कर रहे हैं 8 नवंबर 1927। 8 नवंबर 1927 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने एक कमीशन की नियुक्ति की घोषणा कर दी। उस वक्त ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। नाम है स्टैनले बाल्डविन। स्टैनले बाल्डविन नाम है, स्टैनले बाल्डविन। उस वक्त तत्कालीन ये प्रधानमंत्री थे, पूर्व यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री, और ये प्रधानमंत्री का कार्यकाल है 1924 से 1929 तक। तो ये प्रधानमंत्री थे उस समय जिन्होंने अचानक 8 नवंबर 1927 8 नवंबर 1927 को ये जो प्रधानमंत्री है स्टैनले बाल्डविन, इन्होंने एक कमीशन की नियुक्ति कर दी। और ये नियुक्ति समय से पहले क्यों की गई, क्योंकि अगर माने तो 1929 में होनी चाहिए थी या 1931 में होनी चाहिए थी। समय से पहले इन्होंने क्यों नियुक्ति की? 1929 में
चुनाव होने वाले थे कहाँ, ब्रिटेन में। ब्रिटेन में चुनाव होने वाले थे और जो स्टैनले बाल्डविन की जो पार्टी है, इनकी पार्टी थी अनुदार दल और लगभग फाइनल था, इनकी हार होने वाली थी और जीत होने वाली थी मजदूर दल की। यानी जैसे इंडिया में बीजेपी कांग्रेस है, तो वहाँ पर उस वक्त दो ये पार्टी थी, अनुदार दल और मजदूर दल। तो ये कन्फर्म था कि भी मजदूर दल जीत के आएगा 1929 में, लगभग फाइनल था। तो इन्होंने ऐसा सोचा, अनुदार दल वालों ने, कि अगर मजदूर दल के हाथ में भारत का भविष्य सौंप दिया तो हो सकता है कि मजदूर दल भारत को स्वतंत्र कर दे। तो ऐसा ये चाहते नहीं थे। स्टैनले बाल्डविन वाली जो पार्टी थी, अनुदार दल, ऐसा नहीं चाहती थी। तो ध्यान से इस चीज़ को सुनिएगा। समय से पूर्व कमीशन की नियुक्ति का मुख्य कारण था कि 1929 में इंग्लैंड में चुनाव होने वाले थे और मजदूर दल की जीत की पूरी आशा थी। इसलिए सत्तारूढ़ दल, यानी इनका जो दल है, अनुदार दल जो है, भारत का भविष्य मजदूर दल के हाथ में नहीं सौंपना चाहता था, क्योंकि उनको डर था, इस चीज़ का भय था। जो डर था वो क्या था, उनको भय था कि कहीं मजदूर दल भारत को पूर्ण स्वराज्य नहीं दे देते। तो ये डर था, इसी कारण साइमन कमीशन की नियुक्ति टाइम से पहले की गई। देखिए स्क्रीन पर आप साइमन, जो सर साइमन है, पूरा नाम जो है सर जॉन एल्सेब्रुक साइमन, ये इन्हीं की अध्यक्षता में जब अनुदार दल ने मतलब फाइनल कर लिया कि साइमन कमीशन बनाना है, तो साइमन कमीशन बनाना था। साइमन नाम तो इनके कारण पड़ा ये नाम। तो ये टोटल एक तो साइमन खुद और प्लस 6, टोटल 7 जने थे। 7 जनों का एक कमीशन था, 7 जनों की एक कमेटी थी। यानी यह कमीशन सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था और जिसमें साइमन के अलावा 6 अतिरिक्त सदस्य थे। टोटल 7 सदस्य थे ये सारे। और देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम की थी, 7 के 7 तो अंग्रेज थे, इंडिया का कोई नहीं था। अब देखिए टोटल 7 सदस्य, एक तो अंग्रेज थे और प्लस ब्रिटिश संसद के सदस्य थे। तो इसमें एक भी भारतीय नहीं था। इस कारण भी भारतीय जो दल थे, राजनीतिक दल थे जितने भी, उन्होंने इसका बहिष्कार किया, साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। इस बहिष्कार के बावजूद ये 3 फरवरी, तारीख याद रखना, 3 फरवरी 1928, ये पूरा कमीशन मतलब 7 ये आदमी 3 फरवरी 1928 को, उस वक्त बम्बई नाम हुआ करता था, अब मुंबई है, तो बम्बई पहुंच गया। अब बम्बई पहुंच गया तो जाहिर सी बात है भारतीय पार्टियां इसका क्या कर रही है, इस पूरे कमीशन का ही विरोध कर रही है। तो जब ये पहुंचा तो इसके सामने यानी प्रदर्शन किए गए, इसको काले झंडे दिखाए गए, हड़ताल की गई, रैलियां निकाली गई और साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ, आपने नारा सुना होगा, साइमन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों से इसका स्वागत किया गया। कहाँ, जब मुंबई आया 3 फरवरी 1928 में। अब ये देखो कमीशन ये पूरे इंडिया में घूम रहा है, चेक कर रहा है कि क्या कुछ है, भी ये एक तरीके से रिपोर्ट ले रहा था। तो ये पहुंचता है लाहौर, साइमन कमीशन कहाँ पहुंचता है, लाहौर। और ये जो पिक्चर हम दिखा रहे हैं आपको, लाला लाजपत राय की पिक्चर है। तो जब ये कमीशन मतलब एक तरीके से ये चेक कर रहा है कि 10 सालों में क्या प्रगति हुई है इंडिया के अंदर, तो ये कमीशन लाहौर पहुंचा। तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में मतलब एक बड़ा विशाल जुलूस निकालकर साइमन गो बैक, साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था, नारे लगाए जा रहे थे। और पुलिस एक अधिकारी, क्योंकि कंट्रोल कर रहे थे जो, वहाँ एक अधिकारी का नाम था सांड्रस, नाम सुना होगा आपने, सांड्रस पुलिस अधिकारी था। इसने लाठीचार्ज का हुक्म दे दिया। मतलब कहाँ की बात है ये, लाहौर की बात है। ये कमीशन जब लाहौर पहुंचा था तो मतलब यहाँ पर एक तरीके से जो रैली निकाली जा रही थी वो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में निकाली जा रही थी। लाहौर की ये घटना है। तो सांड्रस ने एक तरीके से हुक्म दे दिया कि भी इन क्रांतिकारियों पर लाठीचार्ज किया जाएगा। अब देखिए जो सांड्रस ने ऑर्डर दिया था, तो सांड्रस ने ऑर्डर के बाद में क्रांतिकारियों पर काफ़ी लाठीचार्ज किया गया। तो लाला लाजपत राय जी पर भी लाठीचार्ज हुआ और इस लाठीचार्ज के कारण उनको काफ़ी चोटें आई और इसी चोटों के कारण उनका मतलब इसी लाठीचार्ज के कारण कुछ समय बाद इनका देहांत हो जाता है। थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको लाला लाजपत राय जी के बारे में। इनका जो जन्म है 28 जनवरी 1865 में हुआ था और मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हुई थी।
और भारत के एक प्रथम प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी। तो अब देखिए इनकी मृत्यु का जो बदला ले रहे हैं सरदार भगत सिंह, आपने भी पढ़ा होगा ये सारा कुछ। तो कुछ टाइम के बाद सरदार भगत सिंह ने इसके अलावा चंद्रशेखर का नाम आपने सुना होगा, चंद्रशेखर आज़ाद और इनके अलावा और भी क्रांतिकारी थे। इन्होंने मिलकर सांड्रेस की हत्या कर दी और एक तरीके से ये जो राष्ट्रीय अपमान किया गया था पूरे देश में, ये मतलब लाठीचार्ज से जो राष्ट्रीय अपमान हुआ था उस अपमान का बदला ले लिया इन्होंने। अब ये कमीशन घूमता घूमता आगे पहुंच रहा है। ये कमीशन पहुंचा था, थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूँ। ये उस वक्त की एक तत्कालीन मैगजीन है जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है सांड्रेस की हत्या के लिए मिली थी फांसी। मतलब ये सरदार भगत सिंह के बारे में लिखा हुआ है, ये जब इनको फांसी की सज़ा दी गई थी। और ये उस वक्त का मैगजीन अखबार है, ये उसमें लिखा हुआ है लाला लाजपत राय की जो डेथ है वो सांड्रेस के द्वारा की गई थी। चलिए अब देखिए, अब ये कमीशन पहले मुंबई आता है। मुंबई जहाँ इसका विरोध किया गया, मुंबई में ये प्रश्न पूछा जाता है मुंबई में कब आता है, 3 फरवरी 1928 को आता है। 3 फरवरी 1928 में ये पहुँचता है मुंबई। इसके बाद में ये लाहौर जाता है जहाँ पर घटनाक्रम होता है लाठीचार्ज वाला, लाला लाजपत राय जी पर लाठीचार्ज जो हुआ था। और उसके बाद में ये आगे कमीशन ये रुकता नहीं है, आगे जाता है लखनऊ पहुँचता है, लखनऊ। और लखनऊ में नेतृत्व कौन कर रहे हैं उस वक्त, पंडित जवाहरलाल नेहरू। मतलब इसका एक तरीके से विरोध कर रहे हैं, नेतृत्व मतलब जो रैली का नेतृत्व ये कर रहे हैं। और इस कमीशन का क्या किया, विरोध किया। जब ये कहाँ पहुँचे, लखनऊ पहुँचे। अब देखिए 2 साल तक ये कमीशन ऐसे इंडिया में जगह जगह तक घूमता रहा। 2 वर्ष लगा दी इसने इंडिया में, मतलब अलग अलग जगह घूमता। और इसने काफ़ी अत्याचार मतलब एक तरीके से भारतीय क्रांतिकारियों पर किए। और 2 वर्ष के कठिन परिश्रम के बाद ये मई 1930 में अपनी रिपोर्ट जारी करता है। मतलब जो साइमन कमीशन है मई 1930 के अंदर अपनी रिपोर्ट देता है। अब ये रिपोर्ट इसने दी और ये प्रकाशित हुई थी, ये दी तो मई 1930 में है और ये प्रकाशित हुई थी 7 जून 1930 में। 7 जून 1930 को ये प्रकाशित हुई थी। और इस रिपोर्ट में क्या क्या बातें थी, मेन साइमन कमीशन यही है, मतलब ये रिपोर्ट क्या थी। तो रिपोर्ट क्या थी, नंबर 1 जो रिपोर्ट में बोला गया था कि जो भारत सचिव है, ये पद आपने सुना होगा भारत सचिव का पद, भारत सचिव को परामर्श देने के लिए, यानी भारत सचिव को परामर्श देने के लिए भारत परिषद जो बनाई गई थी उसे रखा जाए। मतलब भारत परिषद को समाप्त नहीं किया जाए, मतलब भारत सचिव को परामर्श देने के लिए भारत परिषद जो बनाई गई है उसे रखा जाए, किंतु इसकी शक्तियाँ क्या कर दी जाए, कम कर दी जाए। भारत परिषद की शक्तियाँ क्या की जाए, कम कर दी जाए। इसके अलावा दूसरा जो पॉइंट था कि साइमन कमीशन रिपोर्ट में जो हम पॉइंट है वो पढ़ रहे हैं, दूसरा पॉइंट था भारत में संघ व्यवस्था लागू की जाए जिसमें ब्रिटिश प्रांतों और देसी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल हों। मतलब 2 प्रकार के प्रतिनिधि शामिल करने की बात की गई थी। भारत में संघ व्यवस्था लागू की जाए, मतलब जो इंडिया के अंदर है व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, संघ व्यवस्था लागू की जाए। और जिसमें कौन कौन, ब्रिटिश प्रांत और जो देसी रियासतें हैं इनके प्रतिनिधि इसके अंदर क्या हो, इस संघ में शामिल हो। ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल हो। साइमन कमीशन का तीसरा जो पॉइंट था वो क्या था, प्रांतों में द्वैध
द्वैध शासन, द्वैध शासन को समाप्त किया जाए और प्रांतों को क्या दी जाए, स्वायत्तता दी जाए। स्वायत्तता क्या होता है, स्वायत्तता, स्वायत्तता का मतलब होता है पूर्ण स्वतंत्रता, किसी का इंटरफेयर ना हो। ध्यान से देखिएगा क्या चीज़ है, कह रहा है कि प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर प्रांतों को क्या दी जाए, स्वायत्तता दी जाए, मतलब अपने डिसीजन खुद ले सकें प्रांत, स्वायत्तता दी जाए। और सारा प्रांतीय शासन मंत्रियों को सौंप दिया जाए, जो भी है मतलब मंत्रियों के अधीन कर दिया जाए, मंत्रियों को सौंप दिया जाए सारा सारा शासन है। और जो किसके प्रति उत्तरदायी हो, जो विधान मंडलों के प्रति उत्तरदायी हो, क्योंकि जो प्रांतों में क्या होगी, विधान मंडल होगी, तो विधान मंडलों के प्रति कौन उत्तरदायी हो, ये मंत्री उत्तरदायी हो। लेकिन अब इसके बावजूद भी, मंत्रियों को शासन देने के बाद भी ध्यान रखा जाए कि प्रांतों में गवर्नर जो है, गवर्नरों जितने भी गवर्नर हैं को विशेष शक्तियाँ दी जाए, ताकि वे विशेष परिस्थितियों में मंत्रियों की सलाह की उपेक्षा कर सकें। मतलब कई बार मंत्री ऐसा डिसीजन ना ले ले कि भी कल को अंग्रेज़ों पर हावी हो जाए, तो गवर्नर जो है, अंग्रेज गवर्नर, उनको स्पेशल शक्ति दी जाए कि विशेष कंडीशन में मंत्रियों की जो आज्ञा है या आदेश है उनको क्या किया जाए, उनकी उपेक्षा की जाए। 4 नंबर जो पॉइंट है, कम से कम 10 या 15%, देखिए 10 या 15% ओनली, इतना ही, 10 या 15% आबादी को वोट देने का अधिकार, मतलब सारी आबादी को नहीं, 10 से 15% आबादी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। और जो इन्होंने शुरू किया था सांप्रदायिकता वाला, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति, उसको जारी रखा जाए। मतलब सांप्रदायिक जातीय भेदभाव वाली धर्म के आधार पर सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को कायम रखा जाए। ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट में जा रहा है सारा कुछ। 5 नंबर जो पॉइंट था साइमन कमीशन का, प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया जाए। यानी प्रांतों में क्या थी, प्रांतों में विधान मंडलें थी, तो प्रांतीय विधान मंडलों का विस्तार किया जाए, जिसमें सरकारी अधिकारी बिल्कुल ना रखा जाए, सरकारी तो 0 बिल्कुल ना रखा जाए। और जो नामजद है और सरकारी अधिकारियों की संख्या है वो विधानमंडलों के समस्त सदस्यों का 10वां भाग हो, 1/10 भाग हो। अगर मान लो 10 सदस्य हैं तो 1 सदस्य रखा जा सकता है जो नामजद सरकारी है। इसके अलावा जो छठा पॉइंट था साइमन कमीशन का, जो बर्मा है, बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए, बर्मा को भारत से क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए। और जो सिंध प्रांत है, सिंध प्रांत को भी अलग कर दिया जाए, किससे, बम्बई से अलग कर दिया जाए। यानी बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए और सिंध प्रांत को बम्बई से अलग कर दिया जाए। और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की प्रांतीय स्वायत्तता नहीं दी जाए। मतलब इधर जो है, जो पाकिस्तान की तरफ जो थे, इस साइड जो जितने भी हैं, तो उत्तर और पश्चिमी मतलब इस साइड के जितने भी थे, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के जितने भी जो प्रांत हैं उनको स्वायत्तता नहीं दी जाए। मतलब ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से डिसीजन चलाओ, इन पर कंट्रोल रखा जाए, स्वायत्तता नहीं दी जाए। और जो उच्च न्यायालय था, 7वां पॉइंट है, उच्च न्यायालय को भारत सरकार के अधीन कर दिया जाए, उच्च न्यायालय को भारत सरकार के अधीन कर दिया जाए। और 8वां और लास्ट जो पॉइंट था साइमन कमीशन का, हर 10 वर्ष बाद जो मतलब इनका चलता था कि भी 10 वर्ष बाद रिपोर्ट देनी है, उसको कैंसिल किया। हर 10 वर्ष बाद भारत की संवैधानिक प्रगति की जांच की पद्धति समाप्त कर दी जाए और नया संविधान ऐसा लचीला तैयार किया जाए कि वह स्वयं ही विकसित हो जाए। मतलब इसको हर साल चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये 8 पॉइंट थे साइमन कमीशन के। अब देखिए, जो इंडिया ने मांगा था वो तो कुछ था ही नहीं। साइमन कमीशन की रिपोर्ट में जो मांग थी औपनिवेशिक स्वराज्य, तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट में औपनिवेशिक स्वराज्य का कहीं उल्लेख नहीं था। और केंद्र में जो केंद्र में उत्तरदायी सरकार, केंद्र जो सरकार बनानी थी, तो केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए भी कुछ नहीं कहा गया था, इस रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं था। दूसरा, जो प्रतिरक्षा की बात थी, प्रतिरक्षा को भारतीयों के हाथों में नहीं सौंपा गया। और प्रांतों के अंदर जो स्वायत्तता दी गई थी, प्रांतों की स्वायत्तता जो दी गई थी, प्रांतों को भी स्वायत्तता देकर गवर्नर की विशेष शक्तियों द्वारा उन्हें सीमित कर दिया। गवर्नर को स्पेशल मतलब शक्तियाँ दे दी कि वो चाहे तो प्रांतों का जो भी निर्देश हो उनका उल्लंघन कर सकता था। और
इसीलिए ये सब रीजन थे कि भारतीयों ने इस साइमन कमीशन की एक तरीके से क्या की, निंदा की। और उस वक्त तत्कालीन सर शिव स्वामी अयंगर ने इसके बारे में क्या कहा है, सुनिएगा। अयंगर ने इसे ये जो साइमन कमीशन है इसे रद्दी की टोकरी में रखने लायक बताया। और जो कोपलैंड है, कोपलैंड ने क्या बताया, कोपलैंड के विचार में इसे राजनीतिक शास्त्र के पुस्तकालय को एक और उच्च कोटि की रचना प्रदान करने वाला बताया गया। और इस तरह से काफ़ी विरोध हुआ, लेकिन 1935 का अधिनियम आता है, यानी 1935 के अधिनियम में इस साइमन कमीशन की मैक्सिमम बातें मान ली जाती हैं। 1935 के अधिनियम में इसकी अनेक बातें अपना ली गई। तो ये था साइमन कमीशन। तो डियर फ्रेंड्स, हमने आपको डिटेल से साइमन कमीशन के बारे में सारा कुछ बताया है कि क्या कुछ है, कैसे गठन हुआ, क्यों जल्दी गठन किया गया, क्या क्या रिपोर्ट में था, वो सारी चीज़ें हमने बताई है। अगर ये साइमन कमीशन वाली वीडियो आपको अच्छी लगी है, ये सारा कुछ समझ में आया, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। बेल आइकन दबाने से आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। साथ ही कमेंट अवश्य करें, कमेंट करके हमें बताएं कि ये वीडियो कैसी लग रही है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एक अन्य वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए भाई टेक।